अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। नाज़रीन, आम तौर पे जब हम कोई मशीन ख़रीदते हैं तो उसकी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहां बड़े बड़े प्लांट और बड़ी बड़ी मशीनरी है वहां पे मेंटेनेंस की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट उस अहमियत से वाकिफ़ है और उस मेंटेनेंस के काम को वो अपने लिए लायबिलिटी समझता है या इन्वेस्टमेंट समझता है? इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हम IMS इंजीनियरिंग में आए हैं और मेराज असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज असगर हमारे IMS इंजीनियरिंग के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेराज, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम सर। मेराज साहब, आम तौर पे हमारी जो कौम का रवैया है वो ये है कि कोई भी मशीनरी ख़रीदते हैं या चीज़ ख़रीदते हैं तो जब तक ख़राब नहीं होती उस वक्त तक वो मैकेनिक के पास या इंजीनियर के पास नहीं जाते। बिल्कुल। क्या यही रवैया इंडस्ट्री के अंदर भी है या इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ पे काम करने वाला इंजीनियर मेंटेनेंस की अहमियत से वाकिफ़ है? देखिए सर, हम बेसिकली हम यहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो ELV सिस्टम की करते हैं और इसमें आपके पास बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उसकी भी हम मेंटेनेंस करते हैं। ये जो आपने सवाल किया और आपने जो बात कही कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये समझते हैं कि मेंटेनेंस एक लायबिलिटी है और उस लेवल पे जाके मशीन को ले जाते हैं जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाए या आपकी प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए, डाउन टाइम बढ़ जाता है, उससे उस लेवल पर आ जाते हैं। ये उससे बेहतर ये होता है कि आप उसकी एक रूटीन मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहें। और हाँ, यहाँ पे है कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो इसको इस तरह ही लेते हैं और कुछ हमारे इंडस्ट्री ऐसे भी जो इसको बहुत अहमियत देते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसकी अहमियत क्या है। बेसिकली मेंटेनेंस जो है वो आप कोई भी आप मशीन लेते हैं उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। आप चाहे नई ले लें चाहे यूज़ में ले लें, उसकी एक टाइम बाद उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। उसको पूरा करना भी ज़रूरी होता है और अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपको जो है बहुत सारे फेसेस में आपको मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास ये होगा कि आपका अगर कोई मशीन बंद होती है किसी वजह से, आपका प्रोडक्शन लॉस, आपका डाउन टाइम बढ़ता है, ठीक है ना। आपका जो लेबर है वो आपकी फारिग बैठ जाती है उस दरम्यान, वो आपकी कॉस्ट बढ़ रही होती है। फिर जब ये एकदम सडन कोई डाउन टाइम आता है तो फिर आपको फिर उसके अरेंजमेंट में टाइम लगता है। उसके लिए मैकेनिक अरेंज करना, अर्जेंट बेसिस पे किसी को कॉल करना, फिर वो आपसे चार्जेस भी उसी हिसाब से लेता है। तो हम यही जितने भी हमारे क्लाइंट से हमारा कोई प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, हैंड ओवर हो जाता है, उसके बाद हम अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी प्रोजेक्ट में, आप इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इसकी एक रूटीन मेंटेनेंस हमसे करवाएं। और बहुत सारे हमारे क्लाइंट बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, वो मान जाते हैं और वो फ़ौरन से उसको एग्री कर जाते हैं और उसके हम एक SLA कर लेते हैं और हमारे पास महीने के हिसाब से मंथली हमारी मेंटेनेंस वहाँ पे चल रही होती है। एक तासुर ये है कि जो भी कंपनी हो, सिर्फ आपकी कंपनी नहीं, जो भी कंपनी है वो प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा मेंटेनेंस एग्रीमेंट से कमा लेती है। इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो सेठ है वो कहता है कि यार ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इनकी ऊपर की आमदनी है, तो इससे बचो, जब ज़रूरत पड़ेगी हम कॉल करेंगे, आ जाएंगे। क्या ये तासुर दुरुस्त है? क्या वाकई इसी तरह लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं? कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ हैं ऐसे जो इस तरह की जो सोच रखते हैं और उनको हम यही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, एक अपना एक्सपेंडिचर होते हैं हर डिपार्टमेंट के, हर कंपनी के, वो हम उससे पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी की वजह से कंपनी जो है वो चल रही हो, ठीक है ना। और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी उसमें प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट होता है, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो क्लाइंट को ही होता है। यही हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं आपको कि आपने एक मशीनरी ली है, आप उसको जब तक आप उसको मेंटेन नहीं रखोगे तो उसकी जो एक तो लाइफ बढ़ती है, लाइफ बढ़ना, उसकी कॉस्ट, ऐसी बात है जितनी साल वो काम करती रहेगी आपको प्रोडक्शन देती रहेगी, आपका फ़ायदा है, ठीक है ना। और जब वो प्रॉब्लम करेगी तो आपका नुकसान है, और वो आपको मैंने बताया कि किस फेसेस में उनका जो है नुकसान होता है। तो ऐसा है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं लेकिन बहुत कम है, ऐसा ज़्यादा नहीं है। ये जो नई जनरेशन आ रही है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इंजीनियर्स की भी तादाद रखी जा रही है अभी इंडस्ट्री के अंदर, तो उससे आपकी मेंटेनेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर कुछ फ़र्क पड़ा है? लोगों ने उसकी तरफ रुझान बढ़ा है? बिल्कुल। अब जैसे कि आपको पता है नए दौर में नए जदीद चीज़ें आ रही हैं, तो अब जैसे हमने बात की कि जैसे में हम लोग का काम है ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो अब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है ना वो ऑटोमेशन पे जा रही हैं, ठीक है ना। अब ऑटोमेशन पे जब जाते हैं मैनुअल चीज़ से हट के, तो उस पर फिर ज़्यादा बार उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, तो वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो अब ये एजुकेट किया जा रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ अपने लोगों को एजुकेट कर रही है कि मेंटेनेंस को किस तरह से हमें लेके चलना है। एक पूरा एक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है, कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि उससे हमें पता चले हम किस चीज़ की मेंटेनेंस कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सही ना, और उससे जो है हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। और उसकी एक रिपोर्ट जब जनरेट होती है, तो हम जब 1 साल के बाद किसी चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं मेंटेनेंस के हवाले से, हमें पता होता है कि हमने 1 साल पहले इस पर किया था, इसकी क्या रिपोर्ट थी, और अब हम कर रहे हैं उसकी क्या रिपोर्ट आ रही है। तो उससे अब ये जदीद टेक्नोलॉजी जिस तरह आती जा रही है, तो ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी अब बेहतर होता जा रहा है। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या मदद देता है आप लोगों को बतौर एज अ मेंटेनेंस कंपनी, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मदद देता है? देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको ये हेल्पफुल हो जाता है इसमें काफ़ी, कि हमारे पास से ना डाटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, हमने कब किस चीज़ पे क्या मेंटेनेंस करी है, अब हमें कितने टाइम बाद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कौन सा पार्ट का हमें रिप्लेस करना पड़ सकता है, इसकी एक हमारे पास लॉग बन जाता है। तो हम ये होता है कि बजाय उसके कि वो चीज़ उस वक्त ख़राब हो, उससे पहले हम उसको जो है अरेंज कर लेते हैं और उसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस में सिर्फ ये नहीं है कि जब ख़राब हो तो हम आपको रिपेयर करें और उसको पार्ट रिप्लेस करें, हम उससे पहले भी उसको कर सकते हैं, ताकि वो डाउन टाइम जो है वो आपका वो कम से कम हो। तो ये ना, डाउन टाइम कम होने से आपको जो है फ़ायदा सारा यही है कि आपकी जो कॉस्ट जो है ना वो सारी सेव होनी है। बिल्कुल। आप कितना टाइम लगता है, एक बड़ा प्लांट है जैसे, तो उसको मेंटेनेंस के लिए आप लोग कितने दिन का शटडाउन मांगते हैं उनसे? देखिए, हमारी तो जो कोशिश होती है, हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो रनिंग सिस्टम पे ही चल रही होती है सारी ना। तो शटडाउन में कुछ डिपार्टमेंट या कुछ सेक्टर जैसे होते हैं जहाँ हमें शटडाउन चाहिए होता है, जहाँ पे जैसे अगर बात की जाए फायर अलार्म सिस्टम पे किसी पे काम करते हैं और वो पावर जनरेशन से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक स्टेशन वगैरह है, तो वहाँ पे हमें शटडाउन चाहिए होता है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज एरिया होता है, वहाँ हमसे काम नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर जगह पे हमारे जो ELV सिस्टम होता है, वहाँ हमें इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती शटडाउन की। बहुत कम जगह कुछ प्लांट एरिया होते हैं, चिलर्स वगैरह होते हैं, उनकी जब मेंटेनेंस पे जाते हैं उनकी कंट्रोल्स पे, तब हमें कभी कभार ज़रूरत होती है, वरना ज़्यादातर हम रनिंग सिस्टम पे ही रूटीन मेंटेनेंस प्रिवेंटिव कर रहे होते हैं। एक कंपनी आपको हायर करे, बिल्कुल, तो उसको क्या मतलब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि उसको कितने दिन अपना प्लांट रोकना पड़ेगा, या कितने घंटे रोकना पड़ेगा, या आप उसके अंदर चलते हुए में काम कर रहे हो? देखिए, हमारी जो नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस होती है वो चलते हुए सिस्टम पे ही हो रही होती है। कुछ जगह रिक्वायरमेंट होती है, अब वो प्लांट की डिपेंड करता है किस टाइप का प्लांट है, प्रोडक्शन है, क्या है, उस हिसाब से फिर, और उसमें कितना काम हमें चाहिए, ठीक है ना, कितने हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं जिनकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से फिर हम उनको कैलकुलेट करके हम बताते हैं कि हमें इतने घंटे का, या अगर 1 दिन का है या जितने भी घंटे का है हमें शटडाउन चाहिए होता है, फिर वो हम इसके लिए प्लान करते हैं। वो तकरीबन उसमें 1-1.5 हफ्ता लगता है और फिर वो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आप खुद भी IMS इंजीनियरिंग में 13 साल से हैं। जी जी, बिल्कुल। और IMS का अपना नाम भी बहुत पुराना नाम जी, है। माशाल्लाह। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर? मेंटेनेंस में जो हमारा बेसिक है वो है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारा। अब उसमें बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको HVAC कंट्रोल्स आ जाता है, लाइटिंग कंट्रोल्स आ जाता है, और आपके पास मॉनिटरिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी आ जाते हैं। फिर फायर अलार्म सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, फायर सप्रेशन सिस्टम है। तो ये इसकी जो है जितनी भी हमारी पीरियोडिकल मेंटेनेंस होती रहती है, मंथली है, मंथली के अलावा हम हाफ ईयरली भी करते हैं, ठीक है ना, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम की तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके पास बिल्डिंग मैनेजमेंट के अलावा जो है वो स्टैंड अलोन सिस्टम भी हमारे कुछ छोटे मोटे लगे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है, वो ऑन कॉल भी हमें बुलाते हैं, और कुछ SLA करते हैं हमारे साथ कि हम उनको मंथली विजिट्स रूटीन देते हैं ताकि उनके सिस्टम जो है वो स्मूथ चलता रहे। आप माशाल्लाह 13 साल से हैं इस काम के अंदर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि यार ये जो हमने मेंटेनेंस की थी या ये जो प्रोजेक्ट किया था ये बड़ा काबिल फ़ख्र है हमारे लिए, आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए? बेसिकली हमारे तो हर जॉब काबिल फ़ख्र है क्योंकि हमारे लिस्ट ऑफ क्लाइंट में आप देखेंगे तो लीडिंग फार्मास्यूटिकल्स हैं, जिसमें ग्लैक्सो है, GSK आपके पास है, अपना गैस फार्मा है, ठीक है ना, इस तरह हिल्टन फार्मा है और सनोफी फार्मा है। तो फार्मास्यूटिकल में हमारे फोकस ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है ना क्रिटिकल समझते हैं, मेंटेनेंस को ना बहुत इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलनी ज़रूरी होती है ना, क्योंकि आपको अगर कोई प्रोडक्शन हो रही है, कोई मेडिसिन बन रही है, तो इसकी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो आपका प्रॉपर काम करना चाहिए, क्योंकि वो मैनुअली आप उसको इतना मेंटेन नहीं रख सकते। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक उसकी रूटीन मेंटेनेंस चलती रहे ताकि वो
प्रॉपर काम करता रहे। इसी तरह आप दूसरे बैंकिंग सेक्टर्स में आ जाएं, बैंक्स में हमारे पास हेड ऑफिस है, मीज़ान बैंक का हेड ऑफिस है, UBL टावर है हमारे पास। तो इस तरह बैंक्स के भी हैं और दूसरे इंडस्ट्रीज़ भी हैं। आपके फायर अलार्म सिस्टम हमारे पास K-इलेक्ट्रिक के हैं, बहुत सारे ग्रिड स्टेशन पे हमने मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। इसी तरह हमने इनके जो BQPS पे हमने 2 पे हमने वहाँ पे सर्विसेज दी हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह भी की हैं सारी। पोर्ट कासिम पे आप कंटेनर टर्मिनल पे चले जाएँ, वहाँ पे हमने इनके क्रेन्स पे जो रनिंग सिस्टम में होते हैं उनके क्रेन्स पे हमने इंस्टॉलेशन भी की है और इनकी सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह बेतहाशा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ासतौर पे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जब पे मुश्किल होता है काम करना, वहाँ हमें ज़्यादा मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। और फिर हमारे जो प्रोफाइल में जब ये चीज़ आती है कि हम इन जगहों पे काम किए जहाँ मुश्किल हालात होते हैं रनिंग सिस्टम में काम करना, तो हमारे ज़्यादा काबिल फ़ख्र होता है। थैंक यू वेरी मच मेराज, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मेराज साहब ने हमें बताई कि जितना ज़्यादा आप मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन के अंदर हर्डल्स कम आएंगी और आपका काम स्मूथली चलेगा, जो आपकी एक्सपेंस को भी कम करेगा, आपके जो आपकी प्रोडक्शन की भी क्वालिटी को बेहतर रखेगा। और जैसे जैसे उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, उससे इनको भी सहूलत है और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सहूलत है। तो उम्मीद है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ और इस चीज़ को फोकस करेंगी और मेंटेनेंस के ऊपर और तवज्जो रखेंगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।